ठीक है। तो लास्ट क्लास से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, बिकॉज आई नो द टॉपिक वाज क्वाइट कंफ्यूजिंग एंड इट वाज न्यू फॉर यू, सो यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन सिंपली आस्क मी कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, या ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे इतना परसेंट समझ में है, थोड़ा और इसे बता दो सर। सो यू कैन आस्क इफ यू हैव डाउट्स। चलो देखो कुछ डाउट्स है जब जब ये सब। हाँ, जब जब आपने कल मुझे एक डाउट भेजा था और काफी अच्छा डाउट था, मतलब डाउट एज इनकी जो नॉर्मल क्यूरियोसिटी आपकी होती है कि सर ये ऐसा क्यों होगा और ऐसा क्यों नहीं होगा, तो उसके हिसाब से एक सेकंड में देखता हूँ। और भी तब तक किसी कोई डाउट्स हैं तो बताइए, मैं उनको तब तक एंटरटेन करता हूँ, तब तक मैं चेक करता हूँ जब जब आपका डाउट। डज एनीवन हैव एनी डाउट्स? बिकॉज देन आई विल आस्क यू कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तो फिर मत बोलना कि सर ये डाउट था। ठीक है सबको। Excuse me, sir. यस यस। So can you show the all the slides which were have जो आपने कल जो सारी slides थी वो एक बार दिखा सकते हो? Because I'm not sure क्योंकि बीच में network issues हो गए थे. These are the slides which we have discussed. ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड है, और ये थर्ड स्लाइड है, और ये फोर्थ स्लाइड है। बस इतने ही डिस्कस किया था हमने कल की क्लास में। यस जब जब Thank you, sir. या जो आपने कल जो फिलॉसफी की हाँ रेडियस लिखा था उसका देखो, रेडियस मैंने एटम का लिखा था। जब जब मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन है जो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो तुम। जैसे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जिस ऑर्बिट की रेडियस आर है। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की रेडियस हाइड्रोजन के ऑर्बिट की रेडियस के कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, ठीक है, तो उसको तो छोड़ दो तुम अभी। तो अगर उसकी रेडियस मान, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस से वो आर डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब जब हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाया और हमने अज्यूम किया कि चलो यार जो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें 10% का एरर है, तो हमें पता चला कि जो पोजीशन है जिसको हम कह रहे हैं कि वो आर रेडियस पे है, उस पोजीशन की कैलकुलेशन में एक्चुअली जो रेडियस है उसके आसपास का एरर आ गया। मतलब जितनी, मान लो तुम 1 मीटर के डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो और 1 मीटर का ही एरर आ गया। और एरर नहीं है ये, एक्चुअली में ये अनसर्टेनिटी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी ऐसा है कि वो उसके बारे में हम श्योर नहीं है, हो सकता है वो एक्यूरेटली आर पे ही हो, और हो सकता है वो आर से आर प्लस आर के बीच में कहीं भी हो। वैसे ही अगर आप एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे, मतलब वेलोसिटी जितना एक्यूरेटली आप कैलकुलेट करोगे, 10% की जगह मान लो आपका 1% एरर है वेलोसिटी में, मतलब और ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेट किया आपने, तो जो आपका डिस्टेंस होगा उसमें जो अनसर्टेनिटी आएगी, या पोजीशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें अनसर्टेनिटी आएगी, वो रेडियस से भी बड़ी हो जाएगी। अगर आप मान लो कि एकदम 100% एक्यूरेटली एकदम कैलकुलेट कर लेते हो आप वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कोई एरर नहीं है, तो आप देखोगे कि पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। मतलब पोजीशन 0 से लेके इन्फिनिटी तक के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो ये चीज सुनने में थोड़ी सी ऑड लगती है, लेकिन यही रियलिटी है आज के एटॉमिक स्ट्रक्चर की और इनफैक्ट मॉडर्न फिजिक्स की, ठीक है। अब तुम्हारा जो डाउट था कल का वो ये था कि सर देयर कैन बी मेनी रेडिएशंस व्हिच कैन स्ट्राइक द एटम और इलेक्ट्रॉन इन इट, ठीक है। These radiations can move electron every time if wavelength is less. So isn't Bohr's model correct as it states electron would be there in a stationary? See, I got your point कि तुम कह रहे हो कि sir when we were discussing Bohr's model, we have clearly stated that electron when gets some energy or in the form of radiation gets excited to a higher energy state from a lower energy state. I totally get it. But what we are doing here is not providing electron a radiation to excite it. We need to provide some radiation to actually determine its position as well, because you cannot determine position of an object without observing anything or without doing any experiment on it. जैसे मुझे मान लो ये पेन दिख रही है यहाँ पे, बिकॉज लाइट रे यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम एबल टू सी दिस. So you need some radiation to identify any object in the universe. Any object in the universe, you need some radiation. Maybe it's radio wave, maybe sound wave. ठीक है, जैसे कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं, दे एक्चुअली फील
things and they feel things based on vibration, sound. So we need some radiations to identify position of an object. Same way, in the same manner, we need a radiation to identify position of an electron when we are studying atomic structure. एटॉमिक स्ट्रक्चर जानने के लिए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता होगी तभी तो हम पता करेंगे कि हाँ एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. विदाउट नोइंग द पोजीशन वी विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट इट प्रॉपर्ली. So in order to determine the position, we need to provide it with some radiation, and that radiation will deflect its position or change its position. तो यहाँ पे हम उस रेडिएशन की बात नहीं कर रहे जो ऑब्जर्व करके ये हायर एक्साइटेशन स्टेट में जाता है, वो तो कॉन्सेप्ट था ही बोर मॉडल में. What I am saying is कि बोर said कि the radius of an atom is a fixed energy state, which is not true if we calculate using Heisenberg uncertainty principle. क्योंकि वो स्टेट जो है वो वेरी करता है इस बात पे कि कितना वेलोसिटी हम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पा रहे हैं. क्लियर है? ठीक है. हमारी आवाज सही प्रॉपर नहीं आ मतलब रही. ये पता चलता है कि हाँ, जो हेल्सेनबर्ग अनसर्टेनिटी है उससे हमें मतलब ये पता चलता है कि उसका जो एक्चुअल में रेडियस का जो उसने बोला था एक फिक्स्ड लेवल है, एनर्जी लेवल है, वो वेरी कर सकता है जितनी हम एक्यूरेटली उसकी बिल्कुल. मस्ती को. हाँ, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे है, वो यूनिवर्स में कहीं भी मिल सकता है. फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी देयर इज ऑलवेज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन समवेयर. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव मैकेनिकल मॉडल. ऑल्दो हो सकता है कि कहीं पे ज्यादा हो एक प्रोबेबिलिटी, कहीं पे कम हो, लेकिन हमेशा इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है न्यूक्लियस से लेके इंफिनिटी तक. आज आऊंगा मैं उस चीज पे डिस्कस करूंगा. फेराडे क्या है, ये क्वेश्चन है. फेराडे क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज फेराडे? What is 1 Faraday? Srishti, Faraday is actually charge on 1 mole of electron is called 1 Faraday. ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसको 1 Faraday बोलते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली 1 Faraday की कोई वैल्यू पूछे कि कैसे निकालोगे, तो आप लिखोगे कि 1 मोल पे चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम इंटू एवोगाड्रो नंबर. ये होता है 1 Faraday का बराबर इतना चार्ज. ठीक है, ये एक लार्ज यूनिट है जिससे हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं. और बताओ, और किसका डाउट है? ठीक है. Okay guys, see, I have got a message from Aryan that sir the syllabus has changed and there are some related syllabus and all. See, when we are preparing for a competitive examination, we have all the same syllabus which we have done previously, and we will do everything. 100% of syllabus will be covered because we cannot ignore anything. We don't know what will be asked in JEE or NEET or any of the competitive examinations. So we are preparing for CBSE as well as competitive examinations. So we'll have to study everything even if it is not there in CBSE syllabus. ठीक है, तो उसकी टेंशन अपने को नहीं लेनी है. अपने सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ रहे, अपन साइंस सीखने के लिए पढ़ रहे, राइट? खैर, तो आज की क्लास में हम लोग वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट में जाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एन एटम. So up till now what we have done is we have studied an atom and electron based on a particle theory, which is in which we say that electron is a particle, charged particle, and it revolves in an orbit around or around nucleus, which is a fixed energy state, and due to that it means sorry it can acquire any energy state based on the radiation or based on the energy it has. तो कैसे इसको सोचेंगे हम लोग कि वेव मैकेनिकल मॉडल को इंट्रोड्यूस करने के लिए दो जो कॉन्सेप्ट आए एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? तो जैसे वेव नेचर और पार्टिकल जब हम लोग डिस्कस करने जाते हैं तो वी डिस्कस टू थिंग्स बेसिकली. व्हाट आर दोस टू थिंग्स? फर्स्ट थिंग इज डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन. वहां पे हमने बोला था कि पार्टिकल्स का डुअल नेचर होता है, वहां से कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ. तो फर्स्ट वन इज डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन. क्या था डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन? एनीवन? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. मतलब डी ब्रॉगली ने कहा कि any atom or any object in the universe, if it moves with
linear momentum of p, it will form a wave with wavelength h upon p. So as size of an atom or mass of that particular object decreases, its wavelength increases, because obviously momentum mass के directly proportional होता है. So de Broglie wavelength will be easily observable in case of smaller particles, tiny particles, and it will be hard to observe the wavelength in case of larger particles like we ourselves and any larger object which we throw in the surrounding. So यहां से एक बात तो समझ में आ गई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत छोटा पार्टिकल है, उसका मास बहुत कम है, 10⁻31 kg के रेंज में है, और वो v वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है थोड़ी, बट मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो बहुत कम है, तो उसका हमें पता चलता है कि वेवलेंथ का कुछ रेंज आता है विच इज क्वाइट ऑब्जर्वेबल. तो इसका मतलब ये पता चला कि जब हम बोर के हिसाब से अगर हम एटम ड्रॉ करते हैं तो बोर कहेगा कि भाई एटम में क्या होता है कि ऑर्बिट है, और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स एनर्जी स्टेट पे ऐसे मूव करता है, सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. लेकिन डी ब्रोगली ने तो कह दिया कि जो कोई भी पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका जो वेवलेंथ होगा, जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन है ये, तो फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या हो जाएगी हाइड्रोजन की 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, देखते हैं इसको, समझते हैं. तो यहां से जब इसको पुट करोगे यहां से, तो लैम्डा की वैल्यू ध्यान से समझना आप, 6.6 इंटू 10⁻, मैथमेटिकली हम लोग चीजों को समझेंगे प्रॉपरली कि क्या कहां से फॉल्ट आना शुरू हुआ बोर मॉडल में. 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 2.18 इंटू 10⁻6. तो यहां से कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, तो लिखोगे आप सर 6.6 अपॉन 9.1 इंटू 2.18 को एक साइड में लिख लेते हैं, फिर जो 10⁻ समथिंग समथिंग है उनको एक साथ कर देंगे अपन सॉल्व. तो ये हो जाएगा 10⁻³ 10⁻⁹. क्लियर है? नहीं क्लियर है तो बताना. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 66 अपॉन 2.2 इंटू 9.1, 2.2 कितना हो जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा क्या, 19.22 या कुछ इसके आसपास, मतलब 19 पॉइंट समथिंग होगा, इंटू 10⁻⁹, सॉरी, इंटू 10⁻⁹. यहां से इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो गया, देखो एक बार क्लियरली और बताओ मुझे. 66 मतलब डिवाइडेड बाय 20 मान लो अप्रोक्सीमेटली अगर इसको, तो 66 अपॉन 20 हो जाएगा 3.33. तो 3.3 इंटू 10⁻⁹, विच विल बी इक्वल टू 33 इंटू 10⁻⁻10. अब देखो यहां से अगर आप लोग दिमाग लगाओ थोड़ा और आप थोड़ा सोचो, तो बोर ने रेडियस क्या बताया था ऑर्बिट का, इस ऑर्बिट का रेडियस होगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये होगा फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, यही होगा ना, बोलो. यस सर. इतना मीटर होता है, और फर्स्ट ऑर्बिट में जो वेवलेंथ फॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी लेंथ कितनी है, वो इतनी है. मतलब ऑर्बिट का जो रेडियस है उससे कहीं ज्यादा लेंथ की वो वेवलेंथ फॉर्म कर रहा है. मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन में ना मूव करके एक इस तरह का वेव जैसा पाथ पे मूव करेगा अराउंड दी ऑर्बिट. समझ रहे हो, ऐसा वेव फॉर्म करते हुए मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे. तो वो वेव जो फॉर्म करेगा, क्योंकि वेवलेंथ तो है इसकी, वेवलेंथ कंसिडरेबल है, बहुत कंसिडरेबल कंसिडरेबल लेंथ की वेवलेंथ है इसकी. तो इसका मतलब ये है कि उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. जो बोर ने कहा कि जो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, तो या तो बोर गलत था या फिर डी ब्रोगली गलत था. ठीक है, लेकिन डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है. वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन मतलब एक वेव फॉर्म करते हुए रेडियस सर्कुलर पाथ पे वेव फॉर्म करते हुए मूव करेगा पूरा थ्रू आउट द पाथ. इसका मतलब ये हुआ कि जो बोर ने पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि स्टेशनरी ऑर्बिट पे फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, वो कॉन्सेप्ट फेल हो गया. तो बोर ये
एक्सप्लेन करने के लिए केपेबल नहीं था, और आपको मैथमेटिकली मैंने दिखा दिया कि कैसे ये जो चीज है वो बोर फेल हो गया एक्सप्लेन करने में। पहली चीज तो ये। दूसरा जो मैंने कल की क्लास में ये वाला पार्ट डिराइव किया था कि व्हेन वी टॉक अबाउट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, पोजीशन की अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो हमने देखा कि उसकी पॉसिबिलिटी 0 से लेके इंफिनिटी तक कहीं भी है कि नहीं? आप बताओ। अगर आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसमें अप्लाई करो मैथमेटिकली, हाँ जो भी है देख लो एक बार कैलकुलेशन। समवन इज सेइंग कि 33 इंटू 10, हाँ 3.3 इंटू 10 टू द पावर -9, सही तो है? लैम्डा गलत है क्या? आई थिंक सही है। ओके हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। 0.3 तो 66 10 किया तो होना 10 टू द चाहिए। पावर -10 हो जाएगा। ठीक है ठीक है, समझ गए। ठीक है, यहाँ पे देखो 66 किया है तो 10 टू द पावर -10 हो जाएगा ये, तो 3.3 × 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया वेवलेंथ। एनीवे, सो माय पॉइंट इज when we are applying Heisenberg uncertainty principle on an atom or an electron in an atom, we have found out that the position of electron can be anywhere from nucleus to infinity. तो वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट का पहला पॉस्टुलेट यही था कि there is always some probability of finding electron anywhere from 0 to infinity in an atom. So electron of any particular orbit of any atom is not in a fixed stationary state, but it is a probability of अवेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ऑर्बिट जो है या ऑर्बिटल जिसकी हम बात करेंगे आगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो देखो इस चीज को ध्यान से समझना, और जहां भी कंफ्यूजन हो बोलना कि सर क्या बोल रहे हो, बिकॉज सी दिस सीम्स क्वाइट अनईजी, बिकॉज 0 से लेके इंफिनिटी तक कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो सर तो ये ऑर्बिट वॉर्बिट जो हम पढ़ रहे थे या एटम की जो साइज हम पढ़ रहे हैं वो तो सारा कॉन्सेप्ट फेल हो गया, बिकॉज एटम तो इनफाइनाइट साइज का हो सकता है। ऐसे डाउट्स आ रहे होंगे आपके मन में, है कि नहीं? तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इस बात से कितने लोग अग्री करते हैं कि मैथमेटिकली अप्लाइंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वी कैन प्रूव that position of electron can be anywhere from 0 to infinity. Can we do that? Yes or no में बस मुझे जवाब दे दो। यस मान्यता। सर अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो उसकी पॉसिबिलिटी आती है 0 से इंफिनिटी, हाँ और अनसर्टेनिटी नहीं है। देखो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? वो पोजीशन 0 से इन्फिनिटी। देखो अगर अनसर्टेनिटी 0 से इन्फिनिटी तक है इसका मतलब क्या है? अगर अनसर्टेनिटी इन्फिनिटी है इसका मतलब क्या है? कि हम 0 से लेके इन्फिनिट के बीच में अनसर्टेन है। तो अनसर्टेन का मतलब ये तो है नहीं कि होगा ही नहीं। अनसर्टेन का मतलब ये भी हो सकता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो नाउ इट इज ऑल बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो यही होती है कि जैसे मान लो आप कोई मैच देख रहे हो, फॉर एग्जांपल, जस्ट अ सिंपल एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट प्रोबेबिलिटी माइट सीम that this is more favorable, but sometimes the more favorable situation also gets less favorability at the end of the result when we see the result. For example, बहुत अच्छा मैच हो रहा है, बहुत अच्छा फुटबॉल का मैच हो रहा है, एक 3-0 से टीम जीत रही है और अचानक से लास्ट के 10 मिनट में 4 गोल कर दिए दूसरे ऑपोजिट टीम ने। तो जो 10 मिनट से पहले का सिनारियो था वो प्रोबेबिलिटी ये बता रही थी कि टीम 1 जीतेगी, लेकिन वो हमेशा ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है। एंड में पता चला कि टीम 2 जीत गई। सो प्रोबेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट which cannot give you certainty कि यही होगा, लेकिन हाँ यहां से यहां तक कुछ भी हो सकता है। that is what probability deals with. क्लियर है? तो जो हम अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी का मतलब है कि वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द फैक्ट दैट वेदर इट विल बी एट जीरो और at a particular radius as described by Bohr or at infinity. It can be anywhere between those positions. Maybe somewhere it will have higher density, or somewhere the probability of finding electron will be more, or some at some position it will be less or negligible. But it doesn't mean that electron will be found only in a particular orbit. It can be found anywhere mathematically. ठीक है? तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि डिसअपियर हो गया कंप्लीटली, लेकिन ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ी और उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ अलग अलग पैरामीटर्स की जरूरत पड़ी, और उन पैरामीटर्स को आगे कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और डिस्कस किया। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन वाली चीजें आपको क्लियर है तो बताओ।
बोलो, नहीं क्लियर है? ठीक है, देखो कंफ्यूजिंग है, मैं अग्री करता हूं और मैं मान रहा हूं, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस डाल रहा हूं इस बात पे कि प्लीज पूछ लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये समझ में आ रहा है, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप क्लेरिफाई कर लो कि सर ये ऐसा बोल रहे हो क्या, आपने ये बोला क्या, आपने ये बोला क्या, ऐसे करके आप क्लेरिफाई कर सकते हो। इस टॉपिक के लिए मैं आपको इतनी फ्रीडम दे रहा हूँ कि आप एक एक चीज, हालांकि मैंने हमेशा ही दिया है, आप एक एक चीज क्लेरिफाई कर लो। तो बताओ, किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताओ मुझे। नहीं है तो अब मैं अगर बोलूं तुमसे कि इलेक्ट्रॉन जो है यार एक एटम में जीरो से लेके इंफिनिटी तक कहीं भी मिल सकता है, तो क्या आप इस बात से, आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत गलत बात हो रही है, ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है। तो जो 10 तक तुमने मॉडल पढ़ा था या बोर मॉडल तक इनफैक्ट जो चीजें हमने पढ़ी थी, वो ऐसा नहीं कि कंप्लीटली इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है। वो बस ये है कि वो एब्सोल्युटली बात कर रहे थे, लेकिन एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता, ये वेव मैकेनिकल मॉडल ने हमें दिया। और ये जो वो कहते हैं ना कि जो अपनी इग्नोरेंस है, कि हम मान के चल रहे थे कि हाँ एब्सोल्युटली इलेक्ट्रॉन यही है, वी वर इग्नोरेंट अबाउट द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर, वी आर नॉट श्योर। तो वो जो इग्नोरेंस है उसको एक्सेप्ट किया गया वेव मैकेनिकल मॉडल में कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं वो 100% ट्रू है। इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी अनसर्टेन है, एंड देयर विल ऑलवेज बी अनसर्टेनिटी व्हाइल कैलकुलेटिंग एनीथिंग, और स्पेशली ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, तो वो इग्नोरेंस को इसमें एक्सेप्ट किया गया। और आपको बता दूं मैं कि एक्सेप्टिंग इग्नोरेंस हैज हेल्प्ड ह्यूमन बीइंग्स अ लॉट। आप आगे पीछे देखोगे कि जो भी चीज अननोन थी, जितनी भी डिस्कवरीज हुई या जितना भी इनफैक्ट यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात से हुआ कि पीपल वर अनसर्टेन अबाउट द फैक्ट कि वहां क्या है, तो उन्होंने सोचा चलो वहां चल के देखते हैं कि वहां क्या है। तो चल के देखने के चक्कर में आज हम सारा पूरा वर्ल्ड एक साथ यूनाइटेड है। यू विल स्टडी इट लेटर ऑन। तो पॉइंट ये है कि वेव मैकेनिकल मॉडल ने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को ओपन कर दिया, जो अभी तक साइंस में डिस्कस नहीं हो रहा था जब तक कि बोर मॉडल आया था। लेकिन ऐसा नहीं कि अचानक से वेव मैकेनिकल मॉडल अपीयर हो गया, धीरे धीरे उसकी मतलब चल रही थी, स्टडीज चल रही थी, और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट उसमें इवॉल्व हो रहे थे। तो क्या है वेव मैकेनिकल मॉडल? सबसे पहले तो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था आपसे कि अगर जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है क्या? ये क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों से पूछा था। कैन इलेक्ट्रॉन बी फाउंड इनसाइड अ न्यूक्लियस? तो ये आप मुझे बताओ कि कर सकते हैं क्या? हो सकता है क्या? सोचो और बताओ। कैन न्यूक्लियस बी, कैन इलेक्ट्रॉन बी फाउंड, और कैन इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से हमने ये तो डिस्कवर कर लिया कि इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं तक हो सकता है। देयर इज नो certainty of position of an electron in an atom. It can be at zero or it can be at infinity. But what does zero means? Can electron stay inside nucleus? ये क्वेश्चन है मेरा, ये आप करके बताओ, सोचो और बताओ। आप चाहो तो मैथमेटिकल टूल यूज कर सकते हो उसको प्रूव करने के लिए, बट आप सोचो एक बार, करो। चलो मैं इसके लिए आपको एक हिंट देता हूँ। जो न्यूक्लियस की साइज होती है वो 10⁻⁻15 सेंटीमीटर के रेंज में होती है। करके बताओ, सोच पा रहे हैं कोई? एनीवन? चलो, जब भी ऐसा करना हो तो हम मान लेते हैं पहले कि चलो हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, मान लेते हैं पहले। देन वी विल स्टार्ट टू आइडेंटिफाई कि वो होता है कि नहीं होता है। तो इसको मैं यहाँ पे कहीं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ जगह है थोड़ी सी, यहाँ कर देता हूँ। चलो, लेट्स से दैट इलेक्ट्रॉन, यस इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड in an orbit. Let's say that we are not sure अभी, we'll do some mathematical calculations and we'll find out कि वहां हो सकता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में हो सकता है फॉर द टाइम वेन हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड और कैन स्टे इनसाइड अ न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस।
ठीक है, ये हमने अज्यूम किया है, ये फैक्ट है या नहीं है उसको हम वेरीफाई करेंगे अभी। ठीक है, तो जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, या रेडियस की बात करें, हम एक्चुअली रेडियस की बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, दैट इज 10⁻⁻15 के रेंज में होता है, 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। तो अगर 10⁻⁻15 सेंटीमीटर के रेंज में है, तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर अगर अनसर्टेनिटी की बात करें तो वो 0 से लेके 10⁻⁻15 के बीच में कुछ भी हो सकता है। डेलेक्स, जो डेलेक्स है वो कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब इससे ज्यादा भी हो सकती है अनसर्टेनिटी, तो इन्फिनिटी तक हो सकती है, लेकिन ये हम मान के चलते हैं कि लेट्स से एक कोई भी सिनेरियो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से दैट टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो उतनी ही है जितना उसका रेडियस है। किसका? न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम। तो इतनी अनसर्टेनिटी हो गई किसमें? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं आगे कि हम मैथमेटिकली, देखो यार मैथमेटिक्स आपकी लाइफ में बहुत पहली बार आ रहा है, और मैं बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स अगर एक बार आपने उसको अपनी डेली करिकुलम में साइंस में इनकलकेट कर लिया तो समझ लो कि लाइफ बहुत इजी हो जाएगी आगे साइंस की, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं भी अगर वीक हो मैथमेटिक्स में, कोई भी पार्ट रह रहा है, तो उसको धीरे धीरे इंप्रूव करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मैथमेटिक्स के विद्वान बन जाओ, लेकिन यू ट्राई टू इंप्रूव एवरीथिंग स्लोली एंड यू ट्राई टू अप्लाई मैथमेटिक्स सो दैट वी कैन सॉल्व थिंग्स इजीली rather than assuming. ठीक है, so we have just said that uncertainty in position is 10⁻⁻15. okay, now we will use the Heisenberg uncertainty principle. Del x into del p should be greater than h upon 4 pi m, sorry not 4 pi m, 4 pi, and we, if we modify this formula, it becomes del v into del x must be greater than h upon 4 pi m. Now del x we have assumed that it is 10⁻⁻15, यहाँ पे हमने किया है, ये एक पॉसिबिलिटी है आउट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज, तो इसको लिख दो 10⁻⁻15 into del v should be greater than equals to 6.6 into 10⁻⁻34 upon 4 into 3.14 into 9.1 into 10⁻⁻31. ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा, अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रॉन में निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्योंकि देखो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी जो हो सकती है न्यूक्लियस के अंदर होने की, वो 10⁻⁻15 तक ही हो सकती है, अगर न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻15 होती है। तो उसके बाहर गया तो वैसे ही न्यूक्लियस से बाहर हो गया। तो हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर होने की उसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं। ठीक है, यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो डेल वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6.6, तो ऐसे ही रह गया। 10⁻⁻34 और -31 मिलके हो गया 10⁻⁻3, यही होगा अपॉन 4 into 3.14 into 9.1 into 10⁻⁻15। अगर इसको फिर से सिंप्लीफाई करें हम लोग आगे फर्दर, तो आप बताएंगे, इस पार्ट को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं इधर। ठीक है, तो आप बताएंगे, मुझे ध्यान से देखना आप, डेल वी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6.6, 10⁻⁻15 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10⁻12, -15 ऊपर जाएगा, -3 + 15 10⁻12, 6.6 अपॉन 4 into 3.14 into 9.1। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मान लेते हैं हम डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सॉल्व करो, मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो 6.6 अपॉन 4 हो जाएगा कितना होगा ये 2 3.3 3.3 और 3.14 को कैंसिल कर देते 291 अपॉन 20 के आसपास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन नीचे आ रहा है 1142.96 1142.96 और ऊपर 66 आ रहा है, ऊपर 66। ठीक है, तो 66 अपॉन 1142.96 ठीक है, इंटू 10⁻12 ही है ये। यस सर। ठीक है,
तो ये हो गया 1000 हो गया 66/1000 के आसपास मान लो, या 1200 मान लो, 66/1200। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, 1/20 के आसपास मेरे दिमाग में आ रहा था ये। 1/20 को हम लोग लिख देते हैं 100/20, तो 5 हो गया। तो ये डेल वी जो हो गया अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 5 × 10⁻10। अप्रोक्सीमेशन है ये, ठीक है, बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन किए, आप एक बार करके देखो, सेंटीमीटर पे है। तो यहां से अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डेल वी हो जाएगा 5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दिख रहा है क्या आपको? सर ये सेंटीमीटर में कैसे? क्योंकि ये सेंटीमीटर में हमने यूज किया था ना यहाँ पे डेलेक्स। ओके सर। ठीक है, हाँ। तो यहां से हमें ये देखने को मिला कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अगर उसको हमने अप्लाई किया और हमने माना कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो हमें जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी मिली, दैट इज 5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, which is higher than velocity of light. Can you see that? क्योंकि velocity of light क्या यस होती है? सर। 3 × 10⁸. So what it says that, because we know that there can't be anything which has higher velocity than velocity of light. Speed of light जो है बहुत ज्यादा होती है, बहुत highest speed है अभी तक की known. So if speed of electron is higher than speed of light, what does that mean? Any object traveling with speed of light will not have mass or will not incur mass. It means that the electron cannot stay inside a nucleus, because if it does, its speed will be higher than speed of light, and ultimately it will lose its mass and it will become a photon or kind of radiation. So practically there is no possibility of electron being inside the nucleus, that we have proved mathematically. So now the assumption which we are taking from the beginning, this assumption is now incorrect. No, electron cannot stay inside nucleus, even if there is a probability of being electron from 0 to infinity, anywhere from 0 to infinity, it cannot stay inside nucleus, because once it does, its speed will become higher than light speed of light. तो ये जो हो गया ये गलत हो गया, तो इसको आप लिख दोगे नो, इलेक्ट्रॉन कैनॉट स्टे इनसाइड न्यूक्लियस। तो ये छोटी छोटी पॉसिबिलिटीज को मैं 1 बाय 1 करके क्लैरिफाई कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में डाउट्स बाद में ना आए कि सर 0 से इन्फिनिटी के बीच में न्यूक्लियस भी तो आता है, राइट? क्लियर है सबको? सर बोलो। सर जो इधर हम जीरो ज्यूम करते हैं, वो जीरो का मतलब क्या होता है एक्चुअली? जीरो का मतलब ये हुआ कि हमने पूरा एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया उसका पोजीशन। जीरो डेल एक्स अनसर्टेनिटी जीरो का मतलब है कि वी आर 100% सर्टेन कि जो हमने कैलकुलेट किया है वो सही है। समझ रहे हो? दैट इज अनसर्टेनिटी जीरो मींस, which is practically not possible, because practically there will be some error in calculation. ठीक है, तो वो हम चलो खैर कोई बात नहीं। तो देखो यार, अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स एंड आई नो द स्टेज यू आर एट, मैथमेटिक्स सीम्स वेरी कंफ्यूजिंग एंड इट मतलब बोरिंग भी लगता है तुम लोगों को। तो इसको थोड़ा बेयर करो, क्योंकि अगर मैथमेटिकली तुमने इसको समझ लिया ना, तो तुमको इसको थ्योरेटिकली समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमेशा दिमाग में पिक्चर बनी रहती है। अगर तुम थ्योरेटिकली में चाहता तो तुमको बोल देता कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, यही बात खत्म हो जाती है और तुमको ज्यादा बोरिंग भी नहीं लगता, तुमको लगता कि हाँ केमिस्ट्री सब समझ में आ रही है। लेकिन जब तुमको लगेगा कि कोई चीज है जो मुझे समझ से बाहर है, तभी तुम इसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे। समझ रहे हो? क्योंकि बुक्स में आप पढ़ोगे तो ये सब मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको नहीं मिलेगा कि हाँ इसको ऐसे कर लेना, इसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया हमने कि ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। समझ रहे हो कि मैं स्टेटमेंट को एक वर्ड में बोल देता कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, ठीक है, आप भी मान लेते नहीं रह सकता, बट मैंने उसको प्रूव करके इसलिए दिखाया ताकि तुम्हें समझ में आए कि वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट टू अंडरस्टैंड साइंस, so that it will always be with us, even if we forget some basic things, we will be able to मतलब recall कि हाँ यार ऐसे कुछ तो प्रूव किया था हमने। ठीक है, exactly, we cannot there is a doubt from Jabjab sir, can we say that when electron is moving in a wave manner at the point where it goes very near to nucleus, the centrifugal, yes, we can say we cannot say anything by on our own, but yes we can say that
कि इलेक्ट्रॉन कैन रीच अप टू न्यूक्लियस बट इट कैन नॉट गो इनसाइड न्यूक्लियस, right? Even reaching up to nucleus is like a huge thing for electron. Okay, so electron can be anywhere from 0 to infinity except that nucleus part. Clear है? तो पहली बात ही डाइजेस्ट करने में अभी तुम लोगों को टाइम लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन 0 से इन्फिनिटी तक कैसे हो सकता है, तो फिर तो ऑर्बिट का कोई मतलब ही नहीं रहा। मतलब है, पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट की, कि क्या है एक्चुअली में, कैसे निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को। जैसे कि सर आपने तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एनीवेयर फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, बट हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड आउट कि यस इन दिस सिनेरियो इलेक्ट्रॉन इज एट दिस पोजीशन और इन दिस सिनेरियो इलेक्ट्रॉन इज एट दैट पोजीशन। So how we will do that, or how we will come to know that electron is there or not? So for that there is a wave equation which is called Schrodinger wave equation. Okay, last page, I'll just go back to last page. So people who haven't noted this, you can note it and then you can verify that no, electron cannot stay inside nucleus. So if you go to NCERT and look for these facts, it will just have a fact that electron cannot stay inside nucleus. That's it. It will not have a mathematical derivation that why electron cannot stay inside nucleus. Because I know if I just say electron cannot stay inside nucleus, jab jap or somebody may ask me sir why. So before answering that why, I have just clarified that this is the reason why it cannot. Sometimes I don't fall or I don't go into mathematics because I know some people will lose interest and then they'll think कि chemistry तो मेरे समझ में नहीं आ रही। आप इसको ऐसे मत सोचो, आप ऐसा समझो कि अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो आपको वो फैक्ट जो चाहिए वो मिल गया कि electron cannot stay inside nucleus. So even if you haven't got this, although you try to get everything I am discussing, but even if you haven't got this, it's okay. Okay, but you can always ask, sir, can you explain once more? That is already that means facility is there for you, so you can ask. Anyway, yes, Manita. सब जब इलेक्ट्रॉन जैसे न्यूक्लियस के अंदर होता है तो वो लाइट की स्पीड से ज्यादा उसकी वेलोसिटी हो जाती है, तो क्या होता है उसके साथ? एक्चुअली ऐसा हो नहीं सकता, यही मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जो है, या आपने अगर मूवी देखी हो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, तो आप देखना जो लाइट का कॉन्सेप्ट है ना, there is nothing which can attain a speed greater than speed of light. Okay, there is a theory, maybe I don't know, obviously it's, if it is there, it has some practical relevance, that if we start traveling with speed of light, change in time will become zero for us. Means अपनी एज उतनी की उतनी ही रहेगी अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं तो, ठीक है। practically it is not possible because anything traveling with speed of light will lose its mass, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि फोटोन है, जो रेडिएशन है, जो फोटोन है वही स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, ठीक है। फोटोन जिसको हम बात करते हैं, तो उसमें कोई मास नहीं होता, दैट पार्टिकल कैन नॉट बी सीन और ऑब्जर्व, ठीक है। इट हैज नो साइज, इट हैज नो मास, it just travels. It is a radiation which travels in the space and it strikes on any particular electron and creates photoelectric effect. It can also eliminate an object. It can excite an electron from ground state to infinity. It can do a lot of wonders, but we cannot see it, and it travels with speed of light. So electron cannot travel with speed of light. Practically it cannot, and that is the reason why we have said that electron cannot stay inside nucleus, because if it does, it will have speed higher than speed of light, which is practically not possible. ठीक है। तो ये है इसका कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाएगी, इसका कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर भी नहीं हो सकती, ज्यादा तो छोड़ दो, तो इसलिए प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहे, ठीक है। यस, ये ओके। सो प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट और वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एन एटम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट, बट द मोर जो कॉमन थ्योरी है वो आई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। अब देखो यार, मैं चाहता तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, चलो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वो एक तो डबल डिफरेंशिएशन, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है? आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है क्या, बोलो। सर थोड़ा सा पढ़ा था, उसमें फिजिक्स में पढ़ा था थोड़ा सा। हाँ, तो उसमें क्या पढ़ा आपने?
तो वो सिंपल डिफरेंशिएशन, जैसे अगर पाई स्क्वायर है तो उसको 2 पाई बाय वो 2x लिख देना है, अगर x स्क्वायर है तो उसको 2x लिख देना, और थोड़ा सा ऐसा कुछ इजी पढ़ा है और क्या आपने? नो सर, हम्म। नो सर। अब देखो केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर की मैं बार बार बोलता हूँ, यही दिक्कत है। अब ऐसी ऐसी चीजें आती है जो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है पहले, बट फिर भी मैं इसको कोशिश करता हूँ बस ब्रीफ करने की। आप इसको समझो एक बार, और समझोगे तो आपको मे बी कुछ समझ में आए। ओके, सो wave mechanical model of an atom was introduced by stating that electron is a particle but it has also wave nature, and due to that wave nature there is and the Heisenberg uncertainty principle told us that electron can be found anywhere in the space. So we must know the probability of finding electron at any particular place. Certainty obviously we cannot be certain, but we can find out probability. Just like if you toss a coin, you have two probabilities, either head or tail. Now there is 50% chance for both of them, but if number of incidences increases, मान लो कि आपने पहले कॉइन को टॉस किया तो 50-50 चांसेस है, ठीक है। फिर मान लो आप एक क्यूब को जैसे मान लो लूडो खेलते हो आप, तो उसमें अगर आप एक क्यूब को डाइस को रोल करते हो, तो डाइस को रोल करोगे तो उसमें 1/6 चांसेस हैं सबके आने के, मतलब 100/6% का चांस है सबका आने का। तो ऐसे ही चांस है, लेकिन आपने देखा होगा कि आप 10 बार फेंकोगे आपका 6 नहीं आता है, 5 बार फेंक लोगे 6 कभी नहीं आएगा, बार बार 1 आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि इसका चांस 20% है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर 1/5 टाइम्स में वो आ ही जाए। समझ रहे हो आप? कि जब मैंने बचपन में पहली बार प्रोबेबिलिटी के बारे में सुना था तो मैं काफी खुश हो गया। कैसे खुश हो गया? कि पता चल गया कि यार एक मैथमेटिकल टूल है जो बता देता है कि कौन से चीज के होने के चांसेस कितने हैं। तो मैं सोचा था ठीक है वो मैथमेटिकल टूल अप्लाई करेंगे बाद में पढ़ेंगे तो, और फिर पता चल जाएगा कौन सा मैच जीतेंगे कौन सा मैच हारेंगे, तो उसको अप्लाई कर लूंगा और फिर जीत जाएंगे मैच, वही वाले मैच खेलेंगे जिसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी हो। तो बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी आपको सर्टेनिटी देती है, प्रोबेबिलिटी आपको चांसेस बताती है कि देयर आर चांसेस ऑफ दिस थिंग टू हैपन, बट दैट डजंट मीन कि इट इज गोइंग टू हैपन। तो मुझे पता चला कि यार यार ये तो बेवकूफ बनाने की बात हो गई। तो द थिंग इज प्रोबेबिलिटी बहुत यूजफुल है। जब हम किसी चीज की सर्टेनिटी नहीं पता हमें तो हम उसको प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बताते हैं, राइट? लेकिन आप प्रैक्टिकली भी इस चीज को जानते हो कि इवन इफ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ head to appear, like 50% probability of head to appear, but you know that sometimes you keep on tossing the coin and you'll get only tail. तो ऐसा नहीं कि 50% चांस है तो हर सेकंड बार में हेड आ जाए, ये जरूरी नहीं है। खैर, तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर इंफिनिटी तक है, और उसको निकालने के लिए एक इक्वेशन बनाई गई। लेकिन उससे पहले हम कुछ नई नई चीजें नई नई बातें जानेंगे, तभी इस बात को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है, दो तरह की प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी एक होती है डिस्क्रीट और एक होती है कंटिन्यूअस, ठीक है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कोई बताएगा? प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हो सकती है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कोई बताएगा? अभी तक जो आप पढ़ रहे हो, हाँ यस मान्यता। सर नॉट एवरीवेयर कोई सर्टेन पाथ हो या कोई सर्टेन रेंज हो जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसको डिस्क्रीट कह सकते हैं। हाँ नहीं देखो, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, बट सही है आपका कि प्रोबेबिलिटी इन जनरल, प्रोबेबिलिटी इज नॉट समथिंग व्हिच कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन बी अप्लाइड ऑन एनी इंसिडेंट और एनी इवेंट हैपनिंग इन द यूनिवर्स, ठीक है। जैसे कि आपके एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आपके 100 मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी, इंडिया के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी, पाकिस्तान के मैच हारने की प्रोबेबिलिटी, या मतलब हर जगह प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन जनरल जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी होती है वो अनरिलेटेड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने में होती है। जैसे कि डिस्क्रीट का मतलब होगा कोई कंटिन्यूटी नहीं है, जैसे कॉइन को टॉस करना, सॉरी कॉइन को टॉस करने में दो ही चांसेस हैं, तो वो डिस्क्रीट है, दोनों या हेड या टेल दोनों दो साइड में है, तो अलग अलग इवेंट्स हैं। डिस्क्रीट का मतलब हुआ कि अलग अलग है, देयर इज नो कंटिन्यूटी। जैसे दो बॉल आपने रख दी कहीं पे तो वो डिस्क्रीट हो गए, लेकिन वही अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉल्स छोटे 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 पार्टिकल्स अगर अरेंज कर देते हो तो वो हो जाता है कंटिन्यूअस। पॉइंट इज देयर आर, इफ नंबर ऑफ इंसिडेंसेस इंक्रीजेस, द कंटिन्यूटी ऑफ
प्रोसेस विल इंक्रीज। जैसे कि मान लो कि अगर आप देखोगे कभी, आप पुराने जमाने का पेंट अगर खोलोगे, अगर स्कूल के पुराने कंप्यूटर में पेंट खोलोगे या ऐसे, तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के पिक्सल्स दिखते हैं। अब अगर ये है मान लो डिस्क्रीट है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम, अलग अलग हैं। लेकिन अगर मैं इन्हीं में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बढ़ाने लगूं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बढ़ाने लगूं, जैसे कि ऐसा करने लगूं, ठीक है, नंबर ऑफ अगर इंसिडेंट्स बढ़ाने लगूं और इसको मैं जूम आउट करूं, तो आपको पता चलेगा कि ये एक कंटिन्यूअस लाइन दिख रही है। ठीक है, वो क्या दिख रही है? एक कंटिन्यूअस लाइन दिख रही है, तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी जो है, that is not something which is totally different from discrete one. It is just continuous events. Okay, it is just continuous events. Okay, so continuity की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें एक इक्वेशन चाहिए। जैसे डिस्क्रीट इवेंट्स में तो हमें पता है कि लिख देंगे ये x, ये y, ये z, 3 वेरिएबल्स हैं, निकाल लो। लेकिन कंटिन्यूटी निकालने के लिए कोई भी कर्व है, अगर कंटिन्यूअस का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी को हम एक कर्व की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, मतलब जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर हमें कर्व पता चल गया तो हम लोग उसकी इक्वेशन पता होनी जरूरी है। तो उसके लिए एक टर्म डिफाइन किया गया विच इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो अब हम लोग नेक्स्ट टर्म में जाते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है कि अ फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जिसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के केस में वेव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक नए सिंबल से, साई से, साई बोलते हैं इसको, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन? सो अ फंक्शन which is which represents probability of any particular incident, or in case of electron, probability of finding electron. So ये probability नहीं बताता है, ये जो फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी नहीं बताता है, ये प्रोबेबिलिटी को रिलेट करता है किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब जैसे देखो, ये इक्वेशन मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, बट इसके बारे में अभी कुछ डिस्कस नहीं किया मैंने, मैं सिर्फ एक एक टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ आपको। So probability function is a function used to determine probability, ठीक है, used to determine probability. लेकिन इससे probability ऐसा नहीं कि आप फंक्शन लिख दिया तो आपको probability पता चल गई। यूज किया जाता है इसको probability डिटरमाइन करने के लिए, and it is represented by psi obviously, and it is basically an equation by solving which we can get the probability, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, बेसिकली इट इज एन इक्वेशन ऑफ an equation which relates probability with other variables, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, अगर वेव फंक्शन पता है तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? सो टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, जो वेव फंक्शन है आपको उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि वेव फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि जो फंक्शन है, जैसे कि वेव फंक्शन y इज इक्वल टू 3x + 5 दिया गया है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट पे, तो आप पहले साई का स्क्वायर करोगे और उसमें x की वैल्यू पुट करोगे, तो जो भी आएगा वही उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन से हमें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन को स्क्वायर करना पड़ेगा तब हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू साई स्क्वायर, ठीक है। साई का स्क्वायर कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ये कुछ नई नई चीजें हैं जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन is equals to square of that function at that particular point or at that particular variable.
ठीक है, फंक्शन के बारे में आपको पता है, फंक्शन पढ़ा होगा आपने मैथ्स में आई गेस। यस सर। फंक्शन क्या होता है कि कोई भी एक इक्वेशन जो रिलेट करती है दो वेरिएबल्स को या तीन वेरिएबल्स को या 10 वेरिएबल्स को, कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसको हम एक फंक्शन बोलते हैं। उस फंक्शन को अगर हमने स्क्वायर कर देते हैं अगर प्रोबेबिलिटी के केस में, तो उससे हमें उस फंक्शन की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या कहा गया कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको अगर हम सॉल्व कर दें फॉर एन एटम, so we will be able to identify probability of finding an electron at any particular position. We just need to know the position, for that we need x and y. तो ये जो आप देख रहे हो, ध्यान दो यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये आपने डिफरेंशिएशन में नहीं पढ़ा होगा अभी, बट इसको हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे मान लो डी साई बाई डी एक्स किया, जो भी वैल्यू आई अगर उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, जैसे आपसे कोई पूछे कि बताओ कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? 2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आ रहा है, 2 होगा ये। कैसे कि सर हम पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स जो होगा सर वो आ जाएगा 2x, और फिर इसको वापस से अगर हम डिफरेंशिएट कर ले एक्स के प्रेजेंट में, एक्स के प्रेजेंस में, तो सर ये हो जाएगा 2। तो डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन करते तो उसको हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पे जो आप ये टर्म के बारे में समझा रहा हूँ सिर्फ मैं आपको, क्योंकि आपने पहले इसके वो नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे जो हमने टर्म यूज किया है, अब आप बोलोगे सर इतनी बड़ी इक्वेशन कैसे याद रखेंगे, इतनी सारी चीजें कैसे पता रखेंगे? टेंशन मत लो, ये जो चीज जितनी टफ होती है उसके क्वेश्चन उतने आसान आते हैं। जब हम इसका क्वेश्चन करने चलेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, तो आपको पता चलेगा अच्छा इसमें यही करना है, तो टेंशन मत लो अभी। खैर, तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ये 1 डायमेंशन में लिखा हमने, क्योंकि हमने एक्स यूज किया है। इसको 3 डायमेंशन में लिखोगे तो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिसेस लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन उसमें हम आते हैं, लेटर ऑन विल कम टू दैट पार्ट, बट लेट्स जस्ट फर्स्ट डिस्कस अबाउट द प्रोबेबिलिटी। अब इस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे क्या कहा गया कि चलो ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स तो कर लेंगे हम डिस्कस। ये आपने नोट कर लिया क्या ये वाला पार्ट, वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी वाला? मैं इसको इरेज करके यहीं पे समझाता हूँ, हटा दूं इसको? यस सर। ठीक है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ऑन इन एवरीवन्स माइंड कि सर ऑर्बिट कहाँ गया? ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? मतलब ऑर्बिट अब नहीं है क्या? ऑर्बिट है। एक्चुअली क्या किया गया कि एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया वेव मैकेनिकल मॉडल में, विच इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है सर, ऑर्बिटल हमें समझ में समझाइए आप क्या है ऑर्बिटल। सो ऑर्बिटल इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब है इसको समझो, प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हो उसको, तुम ट्रेजेक्ट्री भी बोल सकते हो। मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है 0 से इंफिनिटी के बीच में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सारी चीजें थ्योरेटिकली मैं समझा रहा हूं तो कंफ्यूजन हो सकता है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन 0 से लेके इंफिनिटी तक कहीं भी हो सकता है। अब आप लोग एक इवेंट करते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो कि एक इंसिडेंट हम लोग करते हैं, जैसे एक फोटोग्राफी का, वीडियोग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम लैप। टाइम लैप क्या होता है कि टाइम लैप होता है कि पता है किसी को टाइम लैप क्या होता है? टाइम लैप नहीं पता आप लोगों को? सर वो जैसे लाइक बादल जब स्लो स्लो जाते हैं तो एंड में कंपाइल करके उसको फास्ट वीडियो बना देना है। फास्ट वीडियो बना देना, बिल्कुल। या सनसेट हो रहा है तो आपने देखा होगा वीडियोस में आता है सनसेट, तेजी से सनसेट हो जाता है। सो एक्चुअली दैट इज अ फास्ट फॉरवर्ड करके उसको देखना। तो टाइम लैप जो है वैसा ही, अगर मैं एक बात करूं आपको, मैं एक बात बोलता हूँ कि एक आदमी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मान लो मैं दिन में इस घर के अंदर, मेरा जो घर है उसमें मान लो कभी मैं किचन में हूँ, कभी मैं डाइनिंग रूम में हूँ, कभी मैं मान लो सोफे पे बैठा हूँ टीवी देख रहा हूँ, कभी मैं रूम में सो रहा हूँ। सो अगर मैं इन सारे इंसिडेंट्स को मैं एक पिक्चर ले लूं, हर जगह पे जहां जहां मैं हूँ वहां वहां के पिक्चर ले लूं मैं, ठीक है, और उसको टाइम के साथ रिलेट कर दूं। कैसे? जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है 0 से लेकर इंफिनिटी तक एक बार यहाँ मिला, ठीक है, यहाँ पे इसको कैप्चर कर लिया, एक बार यहाँ मिला, एक बार यहाँ मिला, हर जगह इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो जहां जहां प्रोबेबिलिटी, जहां जहां इलेक्ट्रॉन अपने को दिखा वहां वहां उसकी पोजीशन हमने मार्क कर ली। ठीक है, उस पोजीशन को मार्क कर लिया। जैसे मान लो पहले ऑर्बिट नंबर 1 में यहाँ पे मिला इलेक्ट्रॉन, इस पोजीशन को मार्क कर लिया हमने, फिर घूमते घूमते हम ढूंढ रहे, फिर कहीं और मिला, उसको मार्क कर लिया।
तो मार्क करने के बाद क्या होगा कि जब उस हर मार्क पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे और आप एक साथ देखोगे तो आपको एक ट्रेजेक्ट्री, मतलब आपको एक शेप बन के दिखेगा। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप जोड़ दो तो एक शेप बनेगा। बोलो, नहीं समझ में आ रही है बात? कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। यस सर। नहीं समझ में आ रही, ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ वापस। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहीं भी हो सकती है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहां जहां होता है उस जगह की एक पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है? और उसको एक मैप पे हम स्टिक कर देते हैं सिंपली, और उन सारे पोजीशंस को रिलेटिवली स्टिक कर, जैसे मान लो कि ये एक पूरा वर्ल्ड है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ये पूरा वर्ल्ड है, या ये पूरा वर्ल्ड है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, या कोई भी एक आदमी की बात कर लेते हैं, चलो ये पूरा एक घर है जिसके अंदर एक आदमी मिल सकता है, ठीक है? जैसे कि मान लो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है? मान लो ये तुम्हारा डाइनिंग हॉल है, ये किचन है, ये लिविंग रूम है, कुछ भी, मतलब जरूरी नहीं कैसा ही हो। और ये मान लो 2 रूम्स हैं घर में, रूम नंबर 1। इसको थ्योरेटिकली जब हम लोग समझेंगे नहीं तब तक हम प्रैक्टिकली इसको नहीं रिलेट कर सकते, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। ये मान लो रूम नंबर 2, ये तुम्हारी एक बालकनी है इधर और ये दूसरी बालकनी है इधर, ठीक है? जो रूम नंबर 1 से कनेक्टेड है, रूम नंबर 2 से ये वाली कनेक्टेड है। एनीवे, तो क्या हो रहा है कि जैसे मान लो इस घर में रहने वाला एक आदमी है, जैसे मान लो इस घर में रहता है कोई एक बच्चा रहता है, मान लो इस घर में कौन रहता है बताओ, किसको रखे इस घर पे, किसको रख दें यहाँ पे बताओ? चलो आर्यन को रख देते हैं, ठीक है? अब मान लो ये वाला जो रूम है वो आर्यन का है, ठीक है? आर्यन इस रूम में रहता है, तो आर्यन इस रूम में सोने जाएगा। आर्यन यहाँ बैठ के टीवी देख रहा, तब मैंने आर्यन की पिक्चर ले ली। 1 घंटे बैठा आर्यन ने मूवी देखी, 2 घंटे बैठ के मूवी देखी, यहाँ पे मैंने उसको रिलेट कर दिया कि आर्यन यहाँ पे दिन में 24 घंटे में 2 आवर्स आर्यन यहाँ पे बैठता है। 10 मिनट के लिए वो किचन में भी गया मान लो, ठीक है? दिन में 3-4 बार किचन में गया 10 मिनट के लिए, ठीक है? डाइनिंग रूम में बैठे फैमिली के साथ दिन में 3 बार 10-10 मिनट मान लेते हैं, तो 30 मिनट्स के लिए वो डाइनिंग रूम में भी बैठता है, ठीक है? कभी मन हुआ हवा खाने का तो यहाँ बालकनी में भी चला गया, मान लो कि दिन में 10 मिनट बालकनी में भी स्पेंड करता है इवनिंग में सनसेट देखने के लिए, ठीक है? मान लो इधर से जो भाई की बालकनी है वहां से सनराइज होता है, सुबह सुबह सनराइज देखने का शौक है, मान लो नहीं भी है तो 5 मिनट के लिए कभी चला गया किसी काम से, कभी कुछ सामान लेके आना हो बालकनी से, यहाँ चला गया आर्यन। फिर आर्यन कभी भाई से कुछ सामान लेने के लिए भाई के रूम में चला गया, ठीक है? मान लो दिन में 3 बार गया, तो मान लो 2-2 मिनट बैठ के बात भी कर ली किसी मैच के बारे में, तो 6 मिनट के लिए इसने अपने भाई से बात की। तो आप देख रहे हो कि पूरे दिन में, अब ऐसे इंसिडेंट में ऐसा नहीं हो कि आर्यन पहले यहाँ था और जंप करके इस रूम में चला गया होगा, ऑब्वियसली यहाँ से ये पाथ फॉलो करके ऐसे जाएगा, तो इसका मतलब आर्यन यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी। तो आर्यन पूरे घर में हर जगह कहीं ना कहीं अपना कदम रख चुका होगा 24 आवर्स में, मोस्टली बहुत सारे स्पेसेस कवर कर चुके होंगे आर्यन ने, लेकिन उनमें से कुछ स्पेसेस ऐसे हैं जहां पे आर्यन सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। मतलब आर्यन जो है वो इस रूम में 6 to 8 आवर्स सोने के लिए स्पेंड करता है सिर्फ, उसके अलावा जो बाकी एक्टिविटीज है स्टडीज के लिए तो करता ही करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आर्यन डाइनिंग हॉल में नहीं मिल सकता, इसका मतलब ये नहीं कि आर्यन मेन गेट पे नहीं मिल सकता है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आर्यन ऑन मेन गेट or entrance gate is less as compared to probability of finding Aryan in his room. But is that true that Aryan can always be found in his room? बोलो, क्या मैं कह सकता हूँ कि आर्यन को ढूंढना है उसके रूम में मिल जाएगा, हमेशा कभी भी जाओ उसको रूम में मिल जाएगा? बोल सकता हूँ क्या मैं ऐसी बात? नो सर। नहीं बोल सकता मैं, लेकिन देखो रूम में मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम रूम के साथ स्पेंड करता है वो। तो जब हम प्रोबेबिलिटी के थ्योरेटिकल पार्ट को प्रैक्टिकल पार्ट से रिलेट करते हैं तो हम समझ पाते हैं इस बात को कि देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग समथिंग एंड दैट प्रोबेबिलिटी माइट बी ग्रेटर देन अदर प्रोबेबिलिटीज, बट दैट्स नॉट ट्रू, इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। अब अगर इन आर्यंस की सारी पोजीशंस को मैं मार्क करके एक पिक्चर बनाऊं तो आर्यन जहां ज्यादा दिखता है उस पिक्चर को मैं डार्क दिखाता हूं, मतलब उस पोजीशन को, जैसे रूम में सबसे ज्यादा टाइम दिखता है तो इसको मैं डेंस दिखाता हूं ऐसे,
और जहां आर्यन सबसे कम मिलता है उसको मैं डॉटेड दिखाता हूँ, जैसे लिविंग रूम हो गया, हॉल हो गया, बालकनी हो गई, इस सब जगह पे बालकनी में थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है, ठीक है। लिविंग रूम में थोड़ा सा ज्यादा एज कम्पेयर टू बाकी जगहों से, ठीक है। डाइनिंग रूम में मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा 30 मिनट है, तो बालकनी से कम लेकिन लिविंग रूम से भी कम, और सॉरी बालकनी से ज्यादा लिविंग रूम से कम, ऐसे करके। तो आप देखोगे कुछ इस तरह का ही पैटर्न बनेगा जो यहाँ पे इन्होंने ट्रेजेक्टरी बनाई है, कि ये जो आप देख रहे हो जहां पे बहुत डेंस है वहां पे प्रोबेबिलिटी मिलने की इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, और वही जो कम डेंस एरिया है वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, समझ रहे हो। लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा, ज्यादा टाइम मिलेगा। अगर आप एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जोड़ते हो तो आपको पता चलेगा कि वो वाला इवेंट ज्यादा बार हो रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमेशा वो ज्यादा बार होगा। जस्ट लाइक कि मान लो कि अभी आर्यन अपने मासी के यहाँ चला गया तो उसका रूम तो पूरा खाली है, तो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगेन द सेम थिंग इज probability is not certainty, and we can draw the trajectory of probabilities and we can expect the particular shape. तो इसके कॉन्सेप्ट्स को बोला गया ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एनीवेयर इन द स्पेस। अगर उन सारी पिक्चर्स को कंबाइन करके वो स्फेरिकल शेप लेता है, ऐसा स्फेयर बनता है अगर इस तरह का, तो उस ऑर्बिटल को हम बोलते हैं एस ऑर्बिटल। अगर उन ट्रेजेक्टरीज को मिला के, अगर इलेक्ट्रॉन के मिलने की ट्रेजेक्टरी को हमने पिक्चर लिया उसका, ऐसे जैसे कैसे मैंने अभी बताया आर्यन के रूम का, वैसे ही इन्होंने अलग अलग डॉट्स बनाए, और अगर वो इस तरह का कुछ डम्बल टाइप का दिखता है तो उसको हम बोलते हैं पी ऑर्बिटल, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रेजेक्टरी बनाई हमने अलग अलग पॉइंट्स पे मिलने की, और अगर वो डबल डम्बल टाइप का दिखता है ऐसा, तो उसको हम बोलेंगे डी ऑर्बिटल, ठीक है। एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ने रिप्लेस कर दिया सर्टेनिटी को जो बोर मॉडल में था। दूसरी चीज, ऑर्बिटल ने रिप्लेस कर दिया ऑर्बिट को। इसका मतलब नहीं कि ऑर्बिट नहीं होता है, ऑर्बिट अभी भी है, ऑर्बिट का नाम आएगा, ऑर्बिट डिस्कस भी करेंगे हम लोग, लेकिन ऑर्बिटल इज द मेन थिंग इन केस ऑफ वेव मैकेनिकल मॉडल। एंड टू टेल यू द एक्यूरेसी, आपने 10th तक ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपने ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा। एसपीडी का नाम सुना है कभी आपने पहले? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है आपने पहले? यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा आपने? 2 8 18 ऐसे वाला? यस सर। आपने 1s2 2s2 वाला नहीं लिखा है? ऐसा कुछ? नो सर। तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो अपन करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो, और आपको एक कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर 2 8 8 फिर 18 आता है, ऐसा आता है ना? यस सर। लेकिन कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते हो उसमें होता है कि 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी ऑर्बिट में। तो सर ऐसा कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स में कि सर ऐसा क्यों होता है, सेल में ऐसा क्यों हो जाता है, 8 ही क्यों रहता है दो सेल में, 18 क्यों नहीं होता उसमें? तो वो सारी चीजें जो होंगी वो क्लियर होंगी जब हम वेव मैकेनिकल मॉडल ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट को समझेंगे किसी एटम के। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ऑर्बिटल्स के फॉर्म में, तब हमें समझ में आएगा एक्चुअली में क्या हो रहा है सीन। लेकिन अभी आप बताओ कि जो मैंने आज बताया आपको ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट जो समझाया, उसको उसमें आप कितना कॉन्फिडेंट हो, कितना परसेंट आपको समझ में आया? आप सब लोग बताएं। मैंने बहुत लेमन टर्म्स में समझाने की कोशिश करी है, फिर भी अगर आपको डाउट है तो पूछिए। यस आर्यन। सर जो आप 2 8 18 वाला बता रहे हो सर, ये 10th में सर ऐसे बुक में तो लिखा, पर ये बताते होते हैं कि एक एटम में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसके एक शेल में, ज्यादा 18 भी कंटेन। तो हो रहा है, आगे देखो 18 भी तो हो रहा है। समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। हाँ उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं 10th में, कोई एक्सप्लेन नहीं करता 10th में उसको, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा अच्छा ये रीजन था। तो बहुत सिंपल सा रीजन है, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तो वैसी लोअर क्लासेस की चीजें इजी लगने लगती हैं। खैर, तो माय पॉइंट इज wave mechanical model is quite confusing, but once you understand this concept you will be able to understand a lot of things, like you will be able to understand chemical bonding so easily, you'll be able to understand p block, s block, these atoms and molecules, structure of those atoms and molecules. You'll be able to understand a lot of things, and that is the reason why I'm taking a lot of time to explain this small concept which is wave mechanical model. It's not small, but in case of our syllabus
as per as our syllabus is concerned it is very small. आप एनसीईआरटी में देखना, बहुत लास्ट एंड में थोड़ा सा डिस्कस किया गया। तो पॉइंट ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ एक चैप्टर नहीं पढ़ाना, मुझे सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, मुझे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे समझाना है कि जब फ्यूचर में मैं एटम और ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट से कोई चीज आपको समझाऊं तो आपको मुझे ये नहीं बताना पड़े कि ये ऑर्बिटल ऐसा होता है, वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट देखोगे आप, केमिकल बॉन्डिंग वॉन्डिंग में बहुत हेल्पफुल होता है कॉन्सेप्ट वेव मैकेनिकल मॉडल, तो उस टाइम हम लोग समझेंगे। बट हाँ बोलो जब जब सर जो ये ऑर्बिटल है उसमें जो ये पी ऑर्बिटल एस और डी है वो एक एटम ही होंगे, तो जो एटम है उसके अंदर होगा कि एक एटम में जैसे एक तरह के एटम में एस ऑर्बिटल मिलेगा, एक तरह मिलेगा वो समझाऊंगा मैं कल की क्लास में, मैं समझ गया तुम्हारा डाउट। तो अभी शायद मैथ्स की क्लास से आप लोग ही नहीं तो फिर लेट हो जाऊंगा मैं, सर बोलेंगे फिर की क्लास डेली मैंने उनकी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि देन एन ऑर्बिटल मे बी डिफाइंड एज अ रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, जहां मैक्सिमम है उसको हम ऑर्बिटल बोल रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जगह प्रोबेबिलिटी नहीं है, बाकी जगह भी है, 0 से इंफिनिटी तक हमेशा है। ठीक है, so orbital do not define a definite path or the electron, rather they define only the probability of finding electron। ठीक है, तो ऑर्बिटल जो है वो एक्चुअली में, जो बच्चे सोचते हैं कि सर ऑर्बिटल स्फेरिकल है तो ये एटम में कैसा दिखेगा वो स्फेरिकल, एक्चुअली में ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है, इट इज अ हाइपोथेटिकली हर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को मिला के हमने एक ट्रेजेक्टरी बनाई, उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। वो प्रैक्टिकली स्फेरिकल शेप का या ऐसा शेप का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है एटम के अंदर। वो समझ पा रहे हो इस चीज को आपकी नहीं, बताओ मुझे कि ऑर्बिटल जो है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि एटम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन रहता है। ऑर्बिटल एक इमेजिन्ड स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पे मिल सकता है। ठीक है, डोंट वरी, इस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगा कल मैं ऑर्बिटल को और डिटेल में और भी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप एक बार एनसीईआरटी में पढ़ो कि क्या दिया गया ऑर्बिटल ऑर्बिट्स और इनके बारे में अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल मॉडल। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आप स्टार्ट करोगे पढ़ना। क्लियर है? चलो, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.